Good morning students. Today we are starting the chapter 17 of economics, money and financial system. इस चैप्टर में हम मनी के ओरिजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मनी के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशंस हैं, फाइनेंशियल सिस्टम आज के समय पे जो हमारी सोसाइटी में है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो चीफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी को डील कर रही हैं और बैंक्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका, और फिर डेवलपमेंट पढ़ेंगे इसका। तो मनी वर्ड जो है लैटिन वर्ड मोनेटा से डिराइव होता है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में जो गॉडेस जूनो थी रोम की, वो खुद को मोनेटा ही कहा करती थी। रोम में जो कॉइनेज का वर्क होता था वो भी सोलेमन टेम्पल में होता था, जो गोल्ड की गॉडेस जूनो का टेम्पल हुआ करता था। तो लैटिन भाषा में मनी को पिक्यूनिया कहा जाता था। पिक्यूनिया का ओरिजिनेशन पीकस वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब है एनिमल वेल्थ। लेकिन ये कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि किन किन सर्कमस्टेंसेस से होकर के मनी का इन्वेंशन हुआ है। आज हम जिस फॉर्म में मनी का यूज़ करते हैं उसके इन्वेंशन की हिस्ट्री बहुत ही लंबी है। शुरुआत में जो लोग अपने यूज़ के लिए जिन कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस किया करते थे, शुरू में उन्होंने उसी को एक दूसरे से एक्सचेंज करना शुरू किया एज अ फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, ये जो तरीका था एक्सचेंज का, इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर इनमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। जो मनी, ये जो बार्टर सिस्टम था, इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग जिन चीज़ों को वो एक्सचेंज करते थे उनमें काऊ, गोट, शेल, फिश, बोन्स, स्किन ऑफ एनिमल, आइवर, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती थी मनी यूनिट के फॉर्म में। लेकिन ये जो सिस्टम है उसमें कुछ परेशानियाँ आने लगी धीरे धीरे। स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगी, स्टोरिंग की डिफ़िकल्टी होने लगी। तो फिर धीरे धीरे मेटल्स इंस्पायर होने लगे एज अ फॉर्म ऑफ कॉइन, है ना, जिससे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। जो किंग होते थे, एम्परर होते थे, वो एक पर्टिकुलर वेट, साइज और कलर और शेप को अपनी फॉर्जरी में रखते थे, और ये जो कॉइन्स होते थे इनको स्टैंपिंग के थ्रू गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती थी। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये सारे मेटल बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते थे एज अ कॉइन। तो मेटलिक मनी के साथ भी, मेटलिक करेंसी जो होती थी उनके साथ भी समय बढ़ने के साथ कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ आने लगी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, पेपर करेंसी और का भी डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर आपको एटीएम दिया गया है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम जो है एक एब्रीवेटेड फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन का, जिसमें जो आज के समय पर बहुत ही पॉपुलर है बैंकिंग पर्पस को लेकर के। एटीएम कार्ड जो है प्लास्टिक का बना होता है और इसमें एक मेटल की चिप होती है, जिस पर बैंक की सारी डिटेल्स होती हैं और अकाउंट से रिलेटेड सारे डिटेल होते हैं, और उसको एंटर किया जाता है एटीएम मशीन में। एटीएम जो है बैंकिंग फंक्शन को बहुत ईजी और कन्वीनियंट बना देता है। तो ये जो पेज है इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार्टर सिस्टम और एक एटीएम। ये इन दोनों क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आता ही है 2 नंबर्स या 3 नंबर्स के क्वेश्चंस में, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, फिर है पेपर करेंसी का एक्सपेंशन शुरू हुआ कई तरीकों से, जैसे रिटर्न सर्टिफिकेट, रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी, कन्वर्टेबल पेपर करेंसी, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी। क्रेडिट मनी का भी डेवलपमेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ चेक, हुंडी, ड्राफ्ट एट्सेट्रा। और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की शुरुआत हुई। आज के समय पर क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड जो हैं प्लास्टिक करेंसी के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नीचे मनी के एवोल्यूशन का चार्ट दिया हुआ है, जो मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया है, इसमें यहाँ पर इस चार्ट में आपको शॉर्ट में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी। मनी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है स्कॉलर्स ने। प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग जो मनी है उसमें वो सारी कमोडिटीज़ इंक्लूड होती है, जिसे एक पर्टिकुलर टाइम या प्लेस पर बिना किसी डाउट के एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ कंसीडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस, है ना, गुड्स और सर्विस के बदले में, जिसे बिना किसी डाउट के एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये पेमेंट का एक माध्यम होता है। ये क्या कहलाता है? मनी। प्रोफेसर एली के अकॉर्डिंग मनी जो है वो एक ऐसी कमोडिटी है जो एक्सचेंज का मीडियम है, और इसे फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ऑर्डिनरीली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ मीन्स ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग, इनके बेसिस पर
जो मनी, हम ये कह सकते हैं कि जो मनी है कई सारे फंक्शंस इकोनॉमी में परफॉर्म करता है। तो ये जो फंक्शंस हैं मनी के वो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज के बदले में जो पे किया जाता है उसका मीडियम होता है, उसका माध्यम होता है मनी। ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है किसी भी कमोडिटी की या सर्विस की उसको मनी में ही मेज़र किया जाता है। जो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं मार्केट में उसको मनी के टर्म में ही आज के समय पर हम एक्सप्रेस करते हैं। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर, मनी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो सकती है ना। तो जो परचेजिंग कमोडिटीज़ हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वहाँ पर पेमेंट जो है इन प्राइसेस का वो भी मनी या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर चेक या फिर मनी ऑर्डर के थ्रू किया जाता है। रुपीज़ जो है उसको इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस में बैंक्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है वो मनी को सेव करता है अपने मेजर क्राइसिस को डील करने के लिए। तो सेविंग करने, अगर फ्यूचर के लिए हमें सेविंग करनी है तो उसके लिए भी मनी एक बहुत ईजी जो है मीडियम होता है। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे मनी के। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? अपनी डेली लाइफ में लोगों को मनी की ज़रूरत होती है अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से जो मनी है वो अलग अलग तरीके के वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो बिजनेसमैन हैं और फार्मर्स हैं, हर व्यक्ति लोन लेता है इसी सेम तरीके से। और जो इनकम है फिर उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से में सेव करते हैं उसको। दैट मनी, वहाँ पर जो मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, वहाँ पर मनी हमारी सेफली जो है सेव रहती है और उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस पर हमें ब्याज मिलता है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे सरप्लस इनकम को सेव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और इसे फिर लोन के रूप में देते भी हैं। तो ये क्या कहलाता है? फाइनेंसिंग सिस्टम कहलाता है। तो जो प्रोसेस है बैलेंस, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस को बना कर रखने की, है ना, वेल्थ या कैपिटल के बीच के डिमांड और सप्लाई के बीच में जो बैलेंस है, इसको जो संस्था बना करके रखती है, उसको जो बैलेंस करके रखती है, वो फाइनेंसिंग सिस्टम कहलाती है। फाइनेंसिंग सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशन या पीपल हैं वो मनी को एक्सचेंज करते हैं, उसे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अट्रैक्ट हों और उसमें इंटरेस्ट दिखाएं मनी को इन्वेस्ट करने में, ताकि जो लोग लोन लेते हैं उनको उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। ये जो सिस्टम है मनी एक्सचेंज करने का एंशिएंट टाइम से ही प्रिवेल है। कई सारे इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री में रन कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। पहला है फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर और दूसरा है इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट पीपल या फिर इंस्टीट्यूशन के थ्रू ओन किए जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, जैसे कि ज़मींदार हैं, चिट फंड्स हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो सिस्टम है ज़मींदारी का वो ख़त्म हो चुका है ना। तो प्रेजेंट टाइम पे कई सारे कमर्शियल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में इन फंक्शंस को करती हैं। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। प्राइवेट सेक्टर के पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर जो बैंक होते हैं वो उनकी बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है मॉडर्न एज में। जनरली जो बैंक्स हैं उन्हें एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस के रूप में जाना जाता है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मनी लैंड करती है, लोन देती है। आज के समय में जितने भी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बैंक्स के थ्रू ही किए जाते हैं, है ना। मनी को एक्सचेंज करने के साथ साथ क्रेडिट को कंस्ट्रक्ट करना ये भी बैंक का फंक्शन होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट और मनी का बिजनेस करते हैं। बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब पब्लिक सेक्टर के अंडर में इंडिया में काम करते हैं। कई सारे बैंक्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में 1991 के बाद जो इस्टेब्लिश हुए हैं
जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, ये सब बैंक्स जो है प्राइवेट सेक्टर के हैं और आज के समय पर प्राइवेट बैंक्स में स्कोप ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। फिर ठीक, नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जो रिस्क के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ना। कमोडिटीज़, सर्विसेज एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं ये भी ह्यूमन लाइव्स को इंश्योर करती हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो मनी उनको मिलता है, जो अमाउंट मिलता है, उसको इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्टिव वर्क्स में जो इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करती है। इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में 1991 से ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या काम होता है, जो कॉन्सिक्वेंस रिस्क होते हैं उनसे लोगों को सिक्योरिटी देता है, उनसे मनी ऑब्टेन करता है, एक अमाउंट ऑब्टेन करता है और उसे डिफरेंट प्रोडक्टिव वर्क में जो है खर्च करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करती है हमारी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है साहूकार या इंडिजिनस बैंक। साहूकार या महाजन वो लोग होते थे जो अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम लोन दिया करते थे। साहूकार दो तरह के होते थे, एक फार्मर साहूकार, दूसरा कमर्शियल साहूकार। फार्मर साहूकार जो होते थे वो ऐसे लोग होते थे जो मेनली फार्मिंग के लिए काम करते थे और फार्मिंग करके बहुत रिच हो जाते थे और जो है उनको फार्मिंग के अलावा लोगों को लोन देना उनका सेकेंडरी बिजनेस होता था। ऐसे साहूकार जो होते थे वो कमर्शियल साहूकार कहलाते थे, जिनका बिजनेस ही केवल मनी लेंडिंग होता था। तो फंक्शनिंग जो है साहूकार्स की वो बहुत सिंपल होती थी। वो लोन प्रोवाइड करते थे शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, और जो लोन वो प्रोवाइड कराते थे वो प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों ही पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड कराते थे। लोन जो होते थे दोनों तरह के होते थे, सिक्योरिटी के साथ और सिक्योरिटी के बिना भी। जो साहूकार थे उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था एग्रीकल्चरल फाइनेंशिंग सिस्टम में, पहले भी और आज भी है। साहूकार जो हैं लगभग 25% रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं एग्रो फाइनेंसिंग का, लेकिन उनका वो एक तरीके से बदनाम भी हो चुके हैं। उनके कुछ रीजंस ये हैं कि जो उनका डिफेक्टिव सिस्टम है ये लोन देने का, उसका वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज ज़्यादा लेते हैं जो भी वो लोन देते हैं, और इंटरेस्ट वो एडवांस में रख लेते हैं और साथ ही मैनिपुलेट करते हैं कैलकुलेशन में। ये सारी कुछ ऐसे डिफेक्टिव सिस्टम हैं जिनके कारण साहूकारों का नाम जो है बदनाम हो चुका है आज के समय पे। ऑल्दो जो गवर्नमेंट है वो साहूकारों पर आजकल पूरा कंट्रोल रखे हुई है, लेकिन रूरल एरियाज़ में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है आज भी। नेक्स्ट है ज़मींदार। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में ज़मींदारी सिस्टम शुरू किया था। ज़मींदार जो थे वो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको कहा जाता था। उनका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना अपने फार्मर्स से, और रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे पीजेंट से और उसको गवर्नमेंट को देते थे। जो ज़मींदार्स होते थे वो फार्मर्स को लोन भी प्रोवाइड कराते थे जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी, और उस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो फार्मर्स के लिए इतना ज़्यादा होता था कि वो उसको चुका ही नहीं पाते थे, और लोन चुकाने की जो कंडीशंस होती थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती थी। तो लोन की रिकवरी के दौरान मिसबिहेव भी करते थे ये ज़मींदार और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, जिसका रिज़ल्ट ये होता था इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पूरे देश में ज़मींदारी सिस्टम जो है बैन हो चुकी है, और फिर भी आज के समय पर ज़मींदार जो है रूरल एरियाज़ में लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है पुअर पीपल के लिए। ये जो ग्रुप्स हैं वो म्यूचुअल कॉपरेशन से इन गरीबों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनती है। ये जो ग्रुप है वो कुछ सेविंग्स मोटिवेट करता है, जो ये सेक्शन है पुअर पीपल का, इनसे कुछ सेविंग्स लेता है, और ये जो सेविंग्स है इन्हें बैंक्स में डिपॉजिट करता है। जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है ग्रुप के, वो ग्रुप में किया जाता है, पूरे ग्रुप का होता है। जनरली जो मैक्सिमम नंबर है मेंबर का इसमें वो 20 होता है ना। जनरली जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं या बैंक तक वो खुद नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जो ग्रुप है वो इन मेंबर्स को सेविंग का मेथड टीच करता है और उनकी ज़रूरत को अप्रोप्रिएटली सेटिस्फाई करता है। तो जो ग्रुप है वो छोटे छोटे लोन्स भी
बनाता है और उनके जो मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कराता है। ये जो ग्रुप्स हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है विमेन एम्पावरिंग को की फील्ड में, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ ग्रुप। क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉर्म करने में? पहला तो ये है कि साथ में यूनाइटेडली वर्क करने की फीलिंग डेवलप होती है इससे, और जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उनमें सेविंग की हैबिट ग्रो होती है बेटर फ्यूचर के लिए। थर्ड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। जो ग्रुप मेंबर एक दूसरे को मनी लोन पर देते हैं कम ब्याज पर, इससे वो अपने लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश सकते हैं। सेल्फ रिलायंस की फीलिंग आती है इसके मेंबर्स में, और साथ ही लोगों में अवेयरनेस डेवलप होती है जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के। वेलफेयर एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं गवर्नमेंट की हेल्प से, बैंक्स की हेल्प से और दूसरे जो सेल्फ सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी हेल्प से, ठीक है। बांग्लादेश ने एक बहुत ही सक्सेस अचीव की है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के एक्सपेंशन में। रूरल क्लास पीपल के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पर चलाया गया था। हाँ, हमारे देश में भी ये जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये पूरे देश में काफ़ी एक्सपेंड हुआ है। मोबाइल बैंक ये एक ऐसा सिस्टम है जो मध्य प्रदेश के खारगोन डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूशन है लक्ष्मी वाहिनी के नाम से जाना जाता है। जो मोबाइल बैंक, उनके पास एक मोबाइल वैन होती है जिसके थ्रू अपना ये फंक्शन वो करते हैं। जो इस इंस्टीट्यूशन का कैपिटल है वो 1 करोड़ है, और ये कई तरह की बैंकिंग फैसिलिटीज़ विलेजर्स को प्रोवाइड कराते हैं एक गांव से दूसरे गांव जा कर के। नेक्स्ट है चिट फंड। साउथ इंडियन स्टेट में चिट फंड की बहुत ही लंबी हिस्ट्री है ना। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ साउथ इंडियन विलेजेस में भी हमारे देश में। ये 2 फॉर्म्स में चलती है, एक ऑर्गेनाइज भी करती है ये, और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी ये काम करती हैं। ये सेविंग प्लान का एक तरीका है जिसे इंडिया में फाउंड किया गया है। इसमें जो मेंबर्स की संख्या होती है चिट फंड में वो पहले ही फिक्स कर ली जाती है, और प्री फिक्स्ड इंटरवल में जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से मीटिंग करते हैं एक प्लेस पर, और जो फिक्स्ड अमाउंट है मनी का उसे कलेक्ट करते हैं। और जो कलेक्टेड अमाउंट है उसे कलेक्ट करने के बाद जो है इसका ऑक्शन किया जाता है मेंबर्स के बीच में। जो कलेक्टेड अमाउंट है मनी का वो उस मेंबर को दिया जाता है जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑक्शन में बोलता है। और इस तरह का जो चिट फंड स्कीम है वो कुछ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी किया जा रहा है, या फिर कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिलकर भी ये सिस्टम चलाते हैं। चिट फंड स्कीम जो है वो हमारे कंट्री में कई टाइप्स में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए रन कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दिया गया है रूरल बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। इसके बारे में भी आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं? यहाँ पर हमारे बुक में 7 टाइप्स के बैंक दिए गए हैं। पहला है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो है उस तरह वो बैंक होते हैं जो शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोवाइड कराती हैं। ये जो बैंक है कुछ दूसरे बैंकिंग फंक्शंस भी करते हैं जिसमें वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लोगों के और उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। जब इस बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, तो इस बैंक की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी बदल चुकी है। अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन भी प्रोवाइड कराते हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए, और साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। आज के समय पर कई सारे बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर हैं जो इन बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में रन कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में भी रन कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैंक। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, इसलिए इन्हें इंडस्ट्रियल बैंक कहा जाता है। तो लोन प्रोवाइड कराने के अलावा ये जो बैंक्स हैं ये वो कैपिटल देते हैं इंडस्ट्रीज़ को, और दूसरे रिसोर्सेज से जो इंस्टीट्यूशन है ये जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इस तरह के कुछ बैंक्स हैं जो इंडिया में सेटअप किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि इंडस्ट्रियल फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। फिर है फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स।
इंस्टीट्यूशन जहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जाती है और फॉरेन एक्सचेंज का अरेंजमेंट बनाया जाता है फॉरेन ट्रेड के लिए, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहा जाता है। ये जो बैंक्स हैं उनके ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं जो फॉरेन करेंसी को सिंपल और इजीली एक्सचेंज कर देते हैं। ये वेल नोन है कि कोई एक्सपोर्टर जो है कंट्री का, अगर वो अपनी कमोडिटी के लिए प्राइस चाहता है तो वो अपनी कंट्री के करेंसी के फॉर्म में ही वो लेगा। इसीलिए जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी वो अराइज हुई और फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज के समय पर जो फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक इस तरह के फंक्शंस करते हैं। इसीलिए जो बैंक्स दूसरे बैंकिंग फंक्शन भी करते हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं इस समय पर। ठीक है, फिर है एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है वो ट्रेड और इंडस्ट्री से कुछ अलग होता है, इसलिए जो इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स होते हैं वो ट्रेड और इंडस्ट्री से काफ़ी अलग होते हैं। इसी रीज़न से जो एग्रीकल्चरल बैंक हैं उनका सेटअप हुआ और जिन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फार्मर की प्रॉब्लम्स थी, जो नीड्स थी, उनको इन्होंने पूरा किया। तो कुछ बैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं जो केवल एग्रीकल्चर के लिए ही फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। वो हैं एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। ये सब क्या हैं? ये सारे एग्रीकल्चरल बैंक्स के अंतर्गत आते हैं। इसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। मैं इसको आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। फिर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड कहा जाता है ना। ये जो बैंक है 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराने के लिए, है ना। नाबार्ड जो है इसका फंक्शन एपेक्स बैंक की तरह ही होता है। रूरल एरियाज़ में क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फाइनेंस करने का काम करता है नाबार्ड। जैसे कि स्टेट डेवलपमेंट बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है। नाबार्ड जो है वो इन इंस्टीट्यूशन से वेल्थ भी ऑब्टेन करता है और उनको फाइनेंस भी देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, ये सब क्रेडिट से रिलेटेड ज़रूरतें जो है इनकी पूरी करते हैं। फिर है केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जो है सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होता है बैंकिंग सिस्टम का किसी भी देश में, है ना। इसका लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। जो मैनेजमेंट, सप्लाई और कंट्रोल है करेंसी का वो इसी बैंक के अंतर्गत किया जाता है। ये गवर्नमेंट का बैंकर भी कहलाता है। साथ ही ये सारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है गवर्नमेंट के। जहाँ पर ज़रूरी है गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराता है। ये बैंक ऑफ बैंक्स भी कहते हैं इसे। जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं कंट्री में वो सब अपना एक फिक्स % टोटल डिपॉजिट का इसमें जमा करते हैं और जो बैंक हैं वो लोन भी देते हैं देश में जितने भी बैंक्स हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको। इसके अलावा करेंसी और क्रेडिट की जो क्वांटिटी है उसको भी कंट्रोल करते हैं ये हमारे देश में। और जितने भी दूसरे बैंक्स हैं वो इनके ऑर्डर्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। इंडिया में इसे द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल बैंक। ये जो बैंक्स हैं वो इंटरनेशनल बैंक्स के नाम से जाना जाता है और इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया गया था। ठीक है, और ये इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कराते हैं इन कंट्रीज़ के मेंबर्स को। जितने कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ जो इनकी मेंबर्स हैं इंटरनेशनल बैंक की, उनको ये लोन और इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। इस डायरेक्शन में दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कहा जाता। दो ऐसे बैंक हैं इस डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं, जो 1945 में सेटअप किए गए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये चैप्टर यहाँ पर जो है आपका ख़त्म हो रहा है और इसमें से बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़िए। मनी क्या है और ATM क्या है और टाइप ऑफ बैंक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाबार्ड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप ये टर्म्स, यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं, ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज मैं
प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।